मूविंग ऑन फर्दर क्वेश्चन, एक्सप्लेन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मीन्स ह्यूमन में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। excretory system is responsible for the elimination of waste product। मीन्स हमारी बॉडी में जितने भी तरीके का वेस्ट बनता है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो, सारा न्यूट्रिशन गेन करने के बाद जो फूड या वेस्ट मटेरियल बचा हो उसको एक्सक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एक्सक्रीशन। बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर इजेक्ट करते हैं, वो प्रोसेस भी इजेशन या एक्सक्रीशन ही कहलाता है। तो एक्सक्रीशन जस्ट किडनी से ही नहीं होता है, काफ़ी सारे फर्दर ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन में, इन विच सेवरल बॉडी पार्ट्स लाइक लंग्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड किडनी रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेस्ट मटेरियल को इजेक्ट करने के लिए। लंग्स क्या रोल प्ले करते हैं? वी नो ऑल दैट कि CO2 विच इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बींग, हमारे लिए CO2 का कोई भी यूज़ नहीं है, तो CO2 को रिमूव करने में एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विच इज़ लंग्स। लंग्स क्या करते हैं? O2 को रिसीव करके सेल्स तक पहुंचाते हैं एंड CO2 को फर्दर हमारी बॉडी की सेल्स से निकाल करके उसको बाहर इन्वायरमेंट में इजेक्ट कर देते हैं। अब CO2 आता कहाँ से है? सो यू वेल नो दैट कि जब फूड का ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी प्लस CO2 में ब्रेक होता है, तो जो ये CO2 आता है कि वहीं से आता है। जब हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है तो वो एनर्जी प्लस CO2 में ब्रेक डाउन हुआ एंड CO2 इज वेस्ट मटेरियल फॉर अस, सो उसको रिमूव लंग्स कर देते हैं। अब आ जाते हैं स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स हमारे स्किन में पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जब हम स्वेटिंग करते हैं तो उसमें जो वेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर है, सॉल्ट है, आइंस है, NaCl काफ़ी अमाउंट्स में पाए जाते हैं, तो जब स्वेटिंग होती है तो उसमें भी वेस्ट रिमूव हो जाता है। देन मेन ऑर्गन ऑफ किडनी, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है, मीन्स मेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन में, वो क्या होता है? हमारा किडनी। Every human has two pair of kidney, two ureters, one urinary bladder and one urethra. So किडनी का वीन शेप कहने का मतलब जो वीन का शेप होता है, जो वीन सीड होता है वीन का, उसके शेप का होता है हमारा किडनी, इसी वजह से इसको वीन शेप्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। लोकेटेड अदर साइड ऑफ बैकबोन कहने का मतलब है हमारी बैकबोन के लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में यहाँ पर किडनी पाया जाता है। मूविंग ऑन, आउटर पार्ट किडनी का जो होता है वो हमारा कॉर्टेक्स होता है, इनर पार्ट मेडुला होता है। फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। सो ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट। एवरी न्यूरॉन के नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन एंड सेकेंड वन इज रीनल ट्यूब्यूल। पहला होता है ग्लोमेरुलस एंड सेकेंड वन इज रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस formed by the afferent arteriole and afferent arteriole. I have already told that afferent arteriole क्या होता है? जो कि वेस्ट ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड होता है जिसमें वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया, सॉल्ट साइन प्रेजेंट होते हैं, तो वो एफरेंट आर्टियोल उसको लेकर आता है। एंड एफरेंट आर्टियोल जब सारा वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाता है तो जो प्योर ब्लड होता है वो हमारा एफरेंट आर्टियोल से हमारी पूरी बॉडी में मूव करता है। जो नेक्स्ट पार्ट था फर्दर रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट विद अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वोमेन कैप्सूल। जो वोमेन कैप्सूल होता है वो हमारा कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीन्स एक कप शेप का होता है, और यहाँ पे बहुत ही हाईली वेसल्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। एंड ये फर्दर हमारा ये वोमेन कैप्सूल होता है। इसके बाद हमारा हैले ऑफ लूफ होता है, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। हैले ऑफ लूप पर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ अभी मैंने बताया था आपको वोमेन कैप्सूल, ये जो आप नेटवर्क देख रहे हैं कैपिलरीज का,
ये ग्लोमेरुलस है। यहाँ से जो हमारा वेस्ट ब्लड या डर्टी ब्लड आ रहा है तो उसमें क्या यूरिया प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेसिस हैं और भी बहुत सारे सॉल्टाइंस हैं, लेकिन यूजफुल प्रोडक्ट भी हैं बिकॉज उसमें WBCs हैं, RBCs हैं और इसेंशियल प्रोटीन जो हमारी बॉडी को नीड है। तो वो क्या होता है, ग्लोमेरुलस उसको अपने पास रख लेता है, बाकी वेस्ट मटेरियल को वोमेन कैप्सूल की हेल्प से नीचे आने देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट है वो सारे यहाँ पे ही रह जाए। कुछ यूजफुल प्रोडक्ट हमारे फिल्ट्रेट के बाहर भी आ जाते हैं, तो उनको दोबारा से एब्जॉर्ब कैसे किया जाए, उसमें ये हमारी एफरेंट आर्टियोल एंड एफरेंट आर्टियोल रोल प्ले करते हैं। जो आप ये ब्लड वेसल्स की रो देख रहे हैं, इसका फंक्शन यही है। जो इस लूप ऑफ हेनले में, जो हेनले ऑफ लूप है, इसमें ब्लड आया है, उसमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट भी है, तो वो यूजफुल प्रोडक्ट इस ब्लड वेसल में कैसे जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजर। बिकॉज वहाँ ये वेसल्स में उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो वो डिफ्यूज होके फर्दर इस ब्लड वेसल्स में आ जाएगा, इस ब्लड कैपिलरी में आ जाएगा। और जो भी वेस्ट मटेरियल है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है, वो हमारा इस लूप ऑफ हेनले में ही रहेगा। तो जो भी हमारे ग्लूकोज है, ऑल अमीनो एसिड है, मोस्ट ऑफ सॉल्ट, मोस्ट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब इन द ब्लड। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल थे जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मोस्ट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। एंड बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो रीअब्सॉर्ब नहीं होता है, वो हमारा फर्दर कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आके सम वाटर एंड सम सॉल्ट ही बचते हैं। बाकी जितना भी यूजफुल प्रोडक्ट था हमारा सारा ब्लड में यहीं रिसीव कर लिया और हमारा ब्लड क्लीन होकर पूरी बॉडी में यहाँ से फर्दर पूरी बॉडी में मूव कर जाता है। अब जो बचा क्या लास्ट में, सॉल्ट्स है, यूरिया है एंड नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो आकर हमारे कहाँ, यूरिन के टिब्यूल में यानी कि कलेक्टिंग डक्ट में आके कलेक्ट हो जाते हैं। और ये हम यहाँ से यूरिन पूरी तरीके से, मतलब जो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा उसमें कुछ भी यूजफुल नहीं होता, जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी वेस्ट है, वो सारा मटेरियल यहाँ पे आके कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर हो जाता है। नाउ वी नो दैट दो पेयर थे जिनसे यूरिन अब हमारा आ चुका है, यूरिन फॉर्म हो चुका है। दो यूरेटर मस्कुलर ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, वो आके यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट कर देते हैं। इस यूरिनरी ब्लैडर से जब नर्वस सिस्टम हमें फंक्शन करता है, नाउ इट्स टाइम टू एक्सक्रीट, तब हम यूरेथ्रा के थ्रू अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को या यूरिन को इजेक्ट कर देते हैं। मूविंग ऑन, fourth question, explain type of respiration and explain the function of alveoli in gaseous exchange। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि types of respiration and function of alveoli in gaseous exchange। so दोनों क्वेश्चंस कंबाइन है आपस में कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड एल्वेलाई है, उसका फंक्शन क्या होता है गैसियस एक्सचेंज में। सो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में मालूम है दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। मीन्स जहाँ पे ऑक्सीजन कंटेन है, एयर प्रेजेंट है, वहाँ पे जब रेस्पिरेशन होता है तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीटली ब्रोकन डाउन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो भी रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस बेसिकली हम जहाँ पे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं। तो जहाँ पे फूड यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारा है वो पूरी तरीके से CO2 और H2O में एंड एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हम इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। फूड पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्दर मूविंग ऑन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन हो रहा है बट विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस जहाँ पे नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना जहाँ रेस्पिरेशन हो रहा, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, यीस्ट में फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, या फिर काफ़ी और जगह जहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन तो होता है बट कंप्लीटली ब्रेक डाउन ग्लूकोज का नहीं हो पाता है। CO2 और H2O में जहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा था एनर्जी के साथ, वहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, एथेनॉल में।
which is alcohol, and second one is CO2 and ATP। तो आप देख सकते हो जो आगे अमाउंट मिला था ATP का हमें वो ज़्यादा था, 36 ATP, एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे एज कम्पेयर टू यहाँ पे। मीन्स ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी भी मिल रही है, बट एरोबिक रेस्पिरेशन से अगर कंपेयर करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें लेस एनर्जी मिलती है, और जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन किस में होता है, एथेनॉल में, प्लस CO2 एंड लेस एनर्जी मिलती है। एक टाइप का रेस्पिरेशन और होता है जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, जो कि हमारी मसल्स के इनसाइड होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुविक में कन्वर्ट होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स जहाँ पे पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी वहाँ पे भी मिलती है, बट फूड का ब्रेकडाउन कंप्लीटली वहाँ नहीं होता, लैक ऑफ ऑक्सीजन। मसल्स में क्रैम्प होना स्टार्ट हो जाता है। मूविंग ऑन फर्दर क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन के पार्ट पर चलते हैं, एल्वेलाई इन गैसियस सेक्शन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है जो हमारी एल्वेलाई होती हैं वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, और इनका काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। कहने का मतलब गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल में ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन फर्दर मूव किया एल्वेलाई में, तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट लो है, तो डिफ्यूज़न होता है यहाँ पे, ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ ज़्यादा है तो वो यहाँ पे मूव कर जाता है, और CO2 हमारे ब्लड में ज़्यादा है और वो फर्दर हमारा एल्वेलाई में चला जाता है। तो एल्वेलाई का फंक्शन क्या हुआ, गैसियस एक्सचेंज करवाने के लिए वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। अब कोई प्रोसेस छोटे से एरिया में हो रही थी तो कम हो पा रही थी, लेकिन जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो प्रोसेस ईजिली हो जाएगी और ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो सकेगा। ठीक है, तो एल्वेलाई का फंक्शन क्या होता है, वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज हो सके। मूविंग ऑन फर्दर क्वेश्चन, हाउ प्लांट गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो गेट रिड ऑफ एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका मतलब होता है पीछा छुड़ाना। ठीक है, तो मीन्स फॉर एग्जांपल प्लांट अपने एक्सक्रीशन किस फॉर्म में करते हैं, तो पहला तो फॉर्म होता है प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू जो लार्ज अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है, यानी कि प्लांट की बॉडी से लीफ के थ्रू, स्टोमेटा के पोर्स के थ्रू बाहर निकल जाता है, एनवायरनमेंट में चला गया। इसके बाद सेकेंड, अब O2 ऑक्सीजन के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है और हमारे लिए यूजफुल है, तो जब गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, गैसियस एक्सचेंज होता है जब प्लांट में, तो O2 को रिमूव कर देते हैं एनवायरनमेंट में और CO2 को इनटेक कर लेते हैं। तो पहला ट्रांसपिरेशन के थ्रू जहाँ पे जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का है जो रिमूव हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू, फिर गैसियस एक्सचेंज में O2 वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के लिए, रिमूव हो रहा है, एंड थर्ड वन इज लेंटिकल्स प्ले करते हैं रोल। जो आपने ग्लू लाइक सब्सटेंस देखा होगा, बिकॉज लेंटिकल स्टेम्स में एक स्मॉल स्मॉल से पोर्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट की, बहुत ही छोटे छोटे, उनसे ग्लू लाइक का सब्सटेंस निकल के आता है, सॉलिड सब्सटेंस, जो कि प्लांट के लिए वेस्ट होता है, तो वो लेंटिकल के फॉर्म में उसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्लांट का आंसर हमें पता चल गया कि मतलब प्लांट किन किन फॉर्म में अपने वेस्ट को प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। तो पहला तो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, it's a process in which the large amount of water removed by plant from the surface of stomata, स्टोमेटा के surface से water evaporate होके वेपर में चेंज होके बाहर निकल जाता है। गैसियस एक्सचेंज में O2 का निकलना होता है और CO2 का इनटेक होता है, बिकॉज ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे लिए यूजफुल है, तो उसको वो कैसे निकालते हैं, गैसियस एक्सचेंज जब हो रहा होता है तो वहाँ पे CO2 को इनटेक कर लेते हैं और O2 को बाहर निकाल देते हैं। कैसे, बिकॉज सिंपल सी बात है, प्लांट्स में फूड बन रहा है तो वहाँ पे O2 की फॉर्मेशन होती है, O2 उनकी बॉडी के अंदर
हाई लार्ज अमाउंट में O2 पाया जाता है और CO2 स्लोअर रेट है। तो एनवायरनमेंट में CO2 ज़्यादा है तो CO2 प्लांट्स में एंटर कर जाएगा, और O2 प्लांट्स बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो वो एनवायरनमेंट में एंटर कर जाएगा। लेंटिकल से जो सॉलिड सोबेरिन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, तो वो ग्लू के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं प्लांट्स में। तो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।